सुप्रभात बच्चों। मैं आज मुखलाल संस्कृत उप शास्त्री महाविद्यालय बंधु छपरा भोजपुर से हिंदी व्याकरण में आप सबों को व्यंजन संधि के बारे में बताने जा रहा हूँ। पिछले क्लास में हम लोगों ने स्वर संधि के भेद, जो 5 भेद हैं, इसमें जो 3 भेद थे जो बच गए थे, उसके बारे में, अंतिम वाला, उसके बारे में हम लोगों ने जानकारी प्राप्त की थी। आज हम लोग व्यंजन संधि के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। तो सबसे पहले है हम लोग को जानना है कि व्यंजन संधि कहते किसे हैं, व्यंजन संधि क्या है। तो व्यंजन वर्ण के साथ व्यंजन वर्ण या स्वर वर्ण के मिलने से उत्पन्न जो विकार होता है, जो विकार उत्पन्न होता है, उसी को हम लोग व्यंजन संधि कहते हैं। फिर से एक बार सुन लीजिए। व्यंजन वर्ण के साथ व्यंजन वर्ण या स्वर वर्ण के मिलने से जो विकार उत्पन्न होता है, उसे हम लोग व्यंजन संधि कहते हैं। अर्थात एक व्यंजन के दूसरे व्यंजन या स्वर से मिलने पर जो विकार पैदा होता है, उसे हम व्यंजन संधि कहते हैं। अब देखिए कि व्यंजन संधि जो है, उसके कितने वर्ग हैं। तो व्यंजन संधि को हम लोग 3 वर्ग में बांटते हैं, या इसके 3 वर्ग बनाए जा सकते हैं। पहला, व्यंजन और स्वर का योग। जैसे इसका उदाहरण, व्यंजन और स्वर का योग का उदाहरण, एक आध उदाहरण देखिए। जैसे वाक, योग इस बराबर वागीश। दूसरा उदाहरण, जगत जो इस बराबर जगदीश। इसी प्रकार आगे दूसरा है स्वर और व्यंजन का योग। पहला था व्यंजन और स्वर का योग, जिसका उदाहरण हम लोग ये दोनों उदाहरण देखें। अब दूसरा है स्वर और व्यंजन का योग। जैसे एक इसका उदाहरण है आ, जो, छाया बराबर अच्छा है, और परि जो परिच्छेद। ये जो दोनों उदाहरण हैं, आज और छादन, आच्छादन, परिजोड़ छेद परिच्छेद, ये स्वर और व्यंजन का योग है। पहला जो है व्यंजन और स्वर का योग है, और ये दूसरा जो है स्वर और व्यंजन का योग। इसी प्रकार तीसरा वर्ग जो है इसका, वो है व्यंजन और व्यंजन का योग। जैसे इसका उदाहरण है व्यंजन और व्यंजन का योग का, दिक जो दर्शन बराबर दिग दर्शन। इस प्रकार आगे उत जो ये जो दोनों है, दिग्जोड़ दर्शन, दिग्दर्शन, और उतजोड़ ज्वल उज्ज्वल, ये व्यंजन और व्यंजन का योग है। इस प्रकार हम लोग ये व्यंजन संधि के 3 वर्ग जो बनाए जाते हैं, ये जाने हम लोग। अब व्यंजन संधि के नियम के बारे में जानते हैं। इसका क्या क्या नियम है। तो पहला नियम है इसका कि यदि वर्ग के प्रथम अक्षर क वर्ग, च वर्ग, ट वर्ग, त वर्ग, प वर्ग, इसका प्रथम अक्षर
के बाद किसी वर्ग का तीसरा या चौथा अक्षर या अंतस्थ वर्ण अथवा कोई स्वर आए तो वर्ग के उस प्रथम अक्षर के स्थान पर उसी वर्ग का तीसरा अक्षर हो जाता है। एक बार फिर से सुन लीजिए। यदि वर्ग के प्रथम अक्षर अर्थात क, च, ट, त, प वर्ग के बाद किसी वर्ग का तीसरा या चौथा अक्षर या अंतस्थ वर्ण अथवा कोई स्वर आए तो वर्ग के उस प्रथम अक्षर के स्थान पर उसी वर्ग का तीसरा अक्षर हो जाता है। तो इसका उदाहरण भी कुछ देख लीजिए। जैसे इसका उदाहरण है दीप, योग, अंत बराबर दिगंत, और ये जो वागयोड़िस है वागीश, दिगंत और वागीश। ये पहला जो नियम है व्यंजन संधि का जो हम लोग अभी बताए उसका उदाहरण है। और उदाहरण दे सकते हैं इसमें, जैसे अच, जो, अंत बराबर अजंत। अब इसी प्रकार दूसरा उदाहरण आगे, यदि किसी वर्ग के व्यंजन संधि के नियम के दूसरा उदाहरण कि यदि किसी वर्ग के प्रथम अक्षर क, च, ट, त, प वर्ग है, इस किसी वर्ग के क, च, ट, त, प वर्ग के किसी प्रथम अक्षर के बाद उसी वर्ग का पांचवा अक्षर आवे तो प्रथम अक्षर के स्थान पर उसी वर्ग का पांचवा वर्ण हो जाता है। एक बार फिर से सुन लीजिए। यदि किसी वर्ग के प्रथम अक्षर क, च, ट, त, प के बाद उसी वर्ग का पांचवा अक्षर आवे तो प्रथम अक्षर के स्थान पर उसी वर्ग का पांचवा वर्ण हो जाता है। जैसे इसका उदाहरण आप लोग को मुख ई वर्ग का पांचवा अक्षर, ई वर्ग का पांचवा, क वर्ग का पांचवा अक्षर अंग। इसी प्रकार आगे जगत जोड़नाथ बराबर जगन्नाथ। यह व्यंजन संधि का दूसरा नियम का उदाहरण है। ये और यह प्रांगमुख और जगन्नाथ। व्यंजन संधि के तीसरा नियम हम लोग जाने तो तीसरा नियम है कि यदि वर्गों के प्रथम चार वर्णों के बाद ह आए तो ह पूर्ण वर्ण के वर्ग का चतुर्थ वर्ण हो जाता है तथा ह के पूर्व वाला वर्ण अपने वर्ग का तृतीय वर्ण हो जाता है। एक बार फिर से सुन लीजिए। यदि वर्गों के प्रथम चार वर्णों के बाद ह आए तो ह पूर्ण वर्ण के वर्ग का चतुर्थ वर्ण हो जाता है तथा ह के पूर्ण वाला वर्ग अपने वर्ग का तृतीय वर्ण हो जाता है। जैसे इसका भी उदाहरण देख लीजिए। वा जोड़ हरि बराबर वाग घरी। और दूसरा उत जोड़ हत धत। एक और उदाहरण ले लीजिए। उत जोड़ हार बराबर धार। तो यह तीसरा नियम का उदाहरण हो गया। अब आगे चौथा नियम, यदि त के बाद
कोई स्वर अथवा ग, घ, द, ध, ब, भ, य, र, ल, व आवे तो त का द हो जाता है, द हलंत हो जाता है, त हलंत का द हलंत हो जाता है। एक बार फिर से सुनिए, यदि त के बाद, त हलंत के बाद कोई स्वर अथवा ग, घ, द, ध, ब, भ, य, र, ल व आवे तो त हलंत का द हलंत हो जाता है। जैसे इसका उदाहरण, सत जोड़ आनंद बराबर सदानंद हो गया। उत जोड़ गम बराबर उद्गम। इसी प्रकार अब आगे व्यंजन संधि के अगला नियम। तो अगला नियम है कि यदि त हलंत अथवा द हलंत के आगे च या छ आवे तो त हलंत या द हलंत के स्थान पर छ हलंत हो जाता है। यदि त हलंत या द हलंत के बाद ज या झ आवे तो त हलंत और द हलंत के स्थान पर ज हो जाता है। और यदि त हलंत द हलंत के बाद ट वर्ग का कोई वर्ण आवे तो त हलंत और द हलंत के स्थान पर वही वर्ण, और त हलंत द हलंत के बाद ल आवे तो त हलंत द हलंत का ल हलंत हो जाता है। एक बार फिर से सुन लीजिए, यदि त हलंत अथवा द हलंत के आगे च या छ आवे तो त हलंत या द हलंत के स्थान पर च हो जाता है। और यदि त हलंत या द हलंत के बाद ज या झ आवे तो त हलंत द हलंत के स्थान पर ज हो जाता है। और यदि त हलंत और ट हलंत के बाद ट वर्ग का कोई वर्ण आवे तो त हलंत द हलंत के स्थान पर वही वर्ण, और त हलंत द हलंत के बाद यदि ल आवे तो त हलंत द हलंत का ल हलंत हो जाता है। जैसे उदाहरण इसका देख लीजिए, जोड़ चारण हो जाएगा उच्चारण। आगे उत जोड़ छिन्न बराबर उच्छिन्न। इस प्रकार आगे सत जोड़ जन सज्जन। तत् जोड़ टीका तटीका। इस प्रकार आगे उत जोड़ डयन बराबर उड्डयन। इसी प्रकार आगे तत् जोड़ लीन बराबर तल्लीन। अब व्यंजन संधि का अगला नियम। अगला नियम है कि यदि त हलंत या द हलंत के बाद तालाब श हो तो दोनों मिलकर च संयुक्त हो जाते हैं। सुन लीजिए फिर से, यदि त हलंत या द हलंत के बाद तालाब श हो तो दोनों मिलकर च संयुक्त हो जाते हैं। जैसे इसका उदाहरण, सत जोड़ शास्त्र बराबर सच्छास्त्र। और उत जोड़ शिष्ट बराबर उच्छिष्ट। अब इसका व्यंजन संधि का अगला नियम, जो कि अंतिम नियम है, कि ज हलंत के बाद यदि न हलंत हो तो दोनों मिलकर, यानी ज हलंत प्लस न मिलकर ज्ञ हो जाते हैं। फिर से सुन लीजिए, ज हलंत के बाद यदि न हो तो दोनों मिलकर, यानी ज हलंत प्लस न मिलकर ज्ञ हो जाते हैं। जैसे इसका उदाहरण, य और ज हलंत है, अगर इसमें न मिल गया हो जाएगा यज्ञ। तो ये हम लोग
व्यंजन संधि के नियम तथा उसके कुछ उदाहरण परिभाषा जाने। अब आज की क्लास में इतना ही। शेष आप सब लोगों को अगले क्लास में जानकारी दी जाएगी। तब तक के लिए आप सभी बच्चों को शुभ दिन।